हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। हम फिर से लौटे हैं तीसरी क्लास के लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल हिस्ट्री की। जो हमने पिछला पढ़ा था, हमने दूसरी क्लास पढ़ी थी जो कि उसमें बात कर रखा था ग्रंथों के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ये काल वैसे तो स्टार्टिंग जो होता है इस काल का, इस काल की जो स्टार्टिंग है से लेकर के 600 ईसा तक, यहाँ तक इसकी स्टार्टिंग है। हम इस बीच में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, हम इस बारे में सारी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। और वैसे तो आप अच्छे हैं कि नहीं, और ये भी बता दीजिए कमेंट में सब के सब। हम शुरुआत करते हैं अपना पहले क्वेश्चन के साथ। प्राग ऐतिहासिक का अर्थ क्या है? इसने सबसे पहले पूछा प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या है। जो इसका मतलब है, यह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा जाता है। कहने का मतलब यह है जो पुरातात्विक है, जो आभूषण हो गए, कुछ मिट्टी हो गई, कुछ खिलौने हो गए, कुछ किसी चीज़ का प्रकार, ऐसा भी हम कह सकते हैं जैसे कुछ उत्कीर्ण जो बनावटी चीज़ हो, जैसे मिट्टी, मृदभान, जैसे हड़प्पा सभ्यता में कुछ चीज़ें मिट्टी की बनी हुई हैं, हम उसको देख करके कुछ चीज़ें लिख रहे हों, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा जाता है और लिखा लिया गया भी है। इसका मतलब यह है प्रागैतिहासिक काल का। मानव को आग की जानकारी हुई, ये किस काल में हुई? मानव की आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण काल में हुआ था। जो ये निम्न पुरापाषाण में था, इनको आग की जानकारी हुई, तब जाके इन्होंने अपना खाना पीना पका करके खाने लगे। उससे पहले ये कच्चा मांस, दूध, मतलब ऐसी बकरी वकरी खाते थे, जो भी शिकार किया करते थे उस चीज़ को कच्चा खाते थे, ना करके पका करके। जब इनको निम्न पुरापाषाण में इनको जानकारी हुई, तब जाके इन्होंने पका करके खाने लग गए। पेबुल उपकरण संबंधित है। जो पेबुल है, एक उपकरण है। जो ये किससे संबंधित है? ये हमारा संबंधित मध्यपाषाण काल से, सॉरी नहीं, ये मध्यपाषाण से नहीं है, ये निम्न पाषाण से। जो इसकी लंबाई और गुणा चौड़ाई होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ पेबुल की जो कैसा होता है, ये बना होता है हड्डी उड्डियों का और पत्थर का होता है। अगर किसी चीज़ को मैं मानूँ, पेबुल को लंबाई मान लेता हूँ x, तो इसकी ब्रॉड मान लूँगा चौड़ाई, एक मिनट, लंबाई x मानूँ तो चौड़ाई जो होगी इसकी 2x ये होगा। कहने का मतलब जितना लंबा है उसका 2 गुना चौड़ा भी होता है ये पेबुल। सोहन घाटी का संबंध किससे है? जो सोहन घाटी है, जो जैसा कि हमने पढ़ा भी है, जो सोहन घाटी जो हमेशा नदी जो बस्तियाँ फूलती फलती थी, वो नदियों के किनारे फूलती फलती थी। ठीक है। और इन नदियों के सहारे खेती किया जाता था। हमारी हम वैसे भी हम कहते हैं कि हमारा देश किसान प्रधान देश है, तो इस बेस पे जो होता था वो कृषि के रूप में ज़्यादा होता था सोहन घाटियों की तरफ। लेकिन इसने पूछा है सोहन घाटी का संबंध किससे है? जो सोहन घाटी है वो किससे संबंधित रखता है? निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित हैं। जो बेलन घाटी का औजार थे वो किससे संबंधित हैं? ये जितने भी औजार थे और जितने भी ये नदियाँ थी और इनका संबंध जैसे अनाज वनाज से हो जाता है, इन सब का संबंध हमेशा मोस्टली जो हुआ करता था वो निम्न पाषाण। हर जैसे किसी चीज़ की 3 कैटेगरी होती है, अपर, डाउन और मिडिल। तो ये निम्न था। कहने का मतलब ये बीच वाला हिस्सा था, ना एकदम पुराना था, पुराने से निकल के नए में आया, नए से इससे भी एक ऊपर आएगा। अभी जैसे हम कहेंगे मध्यपाषाण काल कहते हैं उसे। मानव की अखेटक और खाद्य संग्रहालय की अवस्था जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है? जो इसकी अवस्था थी, अखेटक मतलब क्या होता है? जो घूमने वाले लोग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह खाना की तलाश में। खाद्य संग्रह,
जो खाना इकट्ठा करते थे। जैसे झूम खेती हो गई, कभी यहाँ की आज वो करेंगे खेती, तो कुछ टाइम बाद जब यहाँ की मिट्टी का हमें उपजाऊ तरीके से पैदावार नहीं होगी, तब उसके बाद हम आगे चल के हम दूसरी जगह करते हैं। पहले वहाँ पे जलाते हैं जो भी होता है वहाँ पे, जंगली घास इस टाइप को जलाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे की खेती जुआई ये सब करेंगे, तब जाके वहाँ पे खेती करेंगे तो भी होगा हमारा अनाज। तो ये किससे संबंधित है? ये हमारा संबंधित है पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल में क्या था कि ये लोग खेती पे ज़्यादा निर्भर रहा करते थे, अखेटक हुआ करते थे, खान बदोश के चक्कर में यहाँ से वहाँ भागा करते थे। सल्के यानी फ्लाक्स से बने औजार संबंधित हैं। किससे संबंधित? जो फ्लाक थे वो किससे संबंधित थे? मैंने कहा था जो भी औजार होगा वो निम्न पाषाण काल से संबंधित होगा, तो ये भी इसका आंसर ये है। भीम वेटका, कहीं कहीं आपको वेटका भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं आपको वेतका भी लिखा रहता है। इसे टा भी कर सकते हो, का भी कर सकते हो, कई जगह से होता है इसका संबंध। अब जैसे यह क्वेश्चन है, पहला धार्मिक स्थल, एक व्यापारिक स्थल, एक प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से चित्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोनों में डिफरेंट है, ये चित्रकला है और ये लिखित साक्ष्य हैं। कहने का मतलब यह है पहले के लोग लिखना नहीं जानते थे, वो अपनी चित्रकारी से काम किया करते थे। जो भीमबेटका है वो चित्रकारी से संबंधित है, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश। पशुपालन संबंधित है, जो पशुपालन की हुआ करता था, जैसे गाय, कुत्ता, भैंस, ये सब सबसे पहले पाले जाते थे। सबसे पहले वैसे पाला गया था कुत्ता, लेकिन इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो हमारा है मध्यपाषाण काल से। भारत के दो सबसे पुराने ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल है, वो कौन कौन से हैं? जो मध्यपाषाण काल में जो खोजे गए थे स्थल, उनके नाम पूछा है। क्या है? सराय, नहर, राय और महादहा। ये दो ऐसे थे जो इन्हें सबसे मध्यपाषाण काल के अंदर खोजा गया था। प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए हैं। जो सबसे पहले गुफाएं थे, गर्त मतलब गुफाएं जो हो गई, मतलब कोई अपना जंगलों में रहने की जगह बना रहा है, उसको सबसे पहले कहाँ खोजा गया? अभी हम पीछे से क्वेश्चन करते आए हैं मध्यपाषाण में। मध्यपाषाण में क्या था? राय शहर, राय नहर, सराय, रह नहर और महादहा। तो जाहिर सी बात है जब उसे सबसे पहले खोजा गया मध्यपाषाण में, तो इसका भी आंसर वही होगा, सराय, नहर और राय महादहा से। यहाँ से सबसे पहले गर्त मिले हैं, कहना मतलब गुफाएं जहाँ पे लोग रहा करते थे। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? इसके द्वारा पाला गया सबसे पहले ये था कुत्ता, क्योंकि सबसे पहले कुत्ते को पाला गया, क्योंकि इसे सबसे वफादार माना गया था, क्योंकि उनकी थोड़ी रक्षा भी करता था। जैसे रात को वो सो जाते थे, जंगल में कुछ भी हुआ, जैसे शेर, बाघ कुछ भी आता था, तो वो कुत्ता सबसे पहले भौंकना स्टार्ट कर देता था। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या थी? धातु क्या थी? उन्हें सोने का ज्ञान नहीं था, ना पीतल का था, कांस्य का था, लेकिन तांबे के बाद था। पहले तांबा हुआ, फिर उसके बाद कांस्य हुआ। इस प्रकार से उन्हें अपनी ज्ञात हुई तांबे का। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल क्या थी? सबसे पहली फसल जो थी वो जौ थी, बट जौ को हम साक्षी ना मान करके यहाँ पे गलत कर दिया है इन्होंने। जौ को बोने के बाद क्या बनता है? गेहूं, इसीलिए गेहूं इसका आंसर होगा। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है?
कृषि का सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ है? इनको जो उदाहरण मिला है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ के नवपाषाण काल में नवपाषाण काल में यहाँ से कृषि का साक्ष्य मिला है। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिला? मेहरगढ़ से चावल का साक्ष्य मिला था। चावल का साक्ष्य मिला था इनको सबसे पहले वहाँ पे, क्योंकि खेती हुई थी इस वजह से चावल साक्ष्य मिला। वैसे जो खोजा गया सबसे पहला अनाज था वो गेहूँ था, और जो यहाँ से मेहरगढ़ से मिला था वो चावल था। कोल्डीवाड़ा का संबंध है, किससे संबंधित है? कोल्डीवाड़ा चावल से, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। जो कोल्डीवाड़ा था ये भी वहाँ का एरिया था नवपाषाण कालीन का। बोर्जहोम संबंधित किससे है? जो बोर्जहोम था वो किससे संबंधित है? नवपाषाण। नवपाषाण में जितने भी गुफाएं बनी, जितने भी औजार आए और जितने भी खेती हुई, जितने भी कुत्ते जानवर पाले गए, वो सारा नवपाषाण का पार्ट है, नवपाषाण कालीन स्थल से। पूर्वीय भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है, क्या है इसका? चिरदोस। जो इसका नवपाषाण कालीन का जो स्थल हुआ था सबसे पहले वो चिरदोस हुआ था, पूर्व का, पूर्वी भारत का। जैसे भारत को 4 भागों में बांटे तो पूर्वी हिस्सा इधर आएगा, तो उसकी बात कर रहा है, ये चिरदोस है। कुंभकारी प्रारंभ हुआ। कुंभकारी जो हुआ था वो क्या था? कुंभकारी जैसे मतलब कुम्हार होते हैं, इस सब चीज़ों में मट्टी के बर्तन बनाने वाले को ही कुंभकारी कहा जाता है, उनको ही कहा जाता है। और इसका प्रारंभ किस काल में हुआ था? इसका काल हुआ था नवपाषाण काल में। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे नवपाषाण काल आ गया था, मध्यपाषाण भी आएगा कुछ टाइम बाद, फिर ताम्रपाषाण आएगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। ताम्बावती के नाम से प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है ताम्बावती के नाम से? आहार संस्कृति। जो आहार की जो संस्कृति होती है, कहने का मतलब ये, इसमें भोजन से रिलेटेड बात हुई है। जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, मोटे अनाज भी हुए हैं, तो वो ताम्बावती के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आता है, ताम्बावती के नाम से क्या चीज़ प्रसिद्ध है? हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति क्या है? जो हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति थी वो क्या है? कायात संस्कृति के अंदर आता है। कायात जो संस्कृति है वो संस्कृति ऐसी हुआ करती थी जो हड़प्पा में, अभी बताते हुए आया हूँ जैसा कि पिछली बार, खाने से पीने से लेकर रहने तक का जो उनका सामाजिक जीवन था, उसको जीने की तरीकों, उनकी संस्कृति, वो किस देवी देवताओं की पूजा करते थे, उसी संस्कृति को हम कायात संस्कृति कहते हैं। इनाम गांव। इनाम गांव आप देखोगे, एक इनाम गांव एक चैप्टर भी है। किस बुक का है? इको का चैप्टर है, 9th क्लास की बुक का पहला पेज पे इनाम गांव है। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यहाँ पे आपको फिल करना है क्या था, इसका संबंध किससे है? जरवे संस्कृति से। अब मैंने कहा ना ताम्रपाषाण पे आएंगे, ताम्रपाषाण में अब लोग डेवलप हो गए पहले नवपाषाण वाले से भी ज़्यादा, तो इन्हें हर एक चीज़ का व्यवस्थित रूप से रहने और जीने का ढंग पता चल चुका था, इसलिए जरवे की संस्कृति से है संबंध। कभी भी इनाम गांव आ जाए या ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती पूछ ले तो ये हमेशा जरवे संस्कृति के अंदर ही होती है। ताम्रपाषाण संस्कृति में निम्न में से किस संस्कृति के पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हैं? ऐसी कौन सी संस्कृति थी जिसमें से पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हुए हैं? वो थी आहार संस्कृति। आहार संस्कृति, यहाँ पे पत्थर के औजार ना हो करके किसी धातु के बने थे। जैसे ताम्रपाषाण चल रहा है, ताम्रपाषाण का मतलब होता है तांबे का काल। जो तांबा होता है उस पर किसी चीज़ को उत्कीर्ण करना या उसकी किसी चीज़ को बनाना, वो तांबे का काल को ही कहा जाता है। इसने पूछा गया है पत्थर के औजार। पत्थर के औजार नवपाषाण, पाषाण और मध्यपाषाण
मध्य पाषाण और था निम्न पाषाण। इन तीनों में ही पाए गए थे पत्थर के औजार, और बाकी के फिर धातु के औजार बनने लग गए थे धीरे धीरे। दोमाबाद का संबंध किससे है? दोमाबाद का जो संबंध है वो किससे है? ताम पाषाण कालीन स्थल से। बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चे के समाधान प्राप्त हुए। जो बच्चे हुआ करते थे पिछले टाइम में, जैसे किसी के बच्चे मर गया, कुछ भी इंसान भी मरता था, वो बड़ी संख्या में कहाँ दफनाए जाते थे? सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हुआ करता था, जैसे कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा कि जैसे एक के साथ एक को जो दफनाना, इंसान के साथ लोगों को खजाने डालना, सोना चांदी ऐसा डाल देते, कुछ मृत भांड भी डाल लिया करते थे उनके साथ। तो ये जो बात चल रही है शव को दफनाने की, शव को दफनाने की, ये सबसे ज़्यादा जो हुआ है जरवे संस्कृति। जरवे संस्कृति मैंने कहा कि अभी कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। तो इन्होंने दफनाना अपनाने की चीज़ें भी सीख ली थी, हर एक काम करने की हुनर जान चुके थे, इसीलिए ये जरवे संस्कृति का एक पार्ट है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है जरवे से रिलेटेड। गिलुंड स्थल का संबंध किससे है? इसका भी संबंध अन्य से है। गिलुंड स्थल का संबंध, जो ये स्थल था ये भी किसी एक नदी के किनारे था। आगे चल के मैं इस नदी के हर एक चीज़ का डिटेल बताऊंगा, इसकी सहायक नदियों भी हैं कुछ, वो भी बताया जाएगा। लेकिन जो इसका संबंध था, हमेशा एक बात याद रखना, जो आहार का संबंध होगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे हैं, तभी जाके आहार की बात होगी यहाँ पे। ताम पाषाण मृत भांडों, ताम पाषाण की बात कर रहा है। ताम पाषाण मृत भांडों में उत्कृष्टतम मृत भांड है, कहने का मतलब सबसे बड़े। कहने का मतलब है ताम पाषाण मृत भांड में सबसे बड़े मृत भांड है। क्या है? आहार मृत भांड। कहने का मतलब यह है आहार जो मृत भांड था, जो इनका जो मृत भांड का मतलब ये भी होता है कि सामान रखने वाली चीज़ें। सबसे बड़ा इनका अन्नागार था। अन्नागार ये आहार के से संबंधित है, जो जहाँ पे हम अपना अनाज को रख सकते थे सेफली, जैसे बरसात हो गई, कहीं कुछ हो गया, आंधी तूफान आते हैं, हमारे आने वाले टाइम के लिए हमारी चीज़ें सुरक्षित रहे, इस वजह से ये सबसे इम्पोर्टेंट था। आंध्र प्रदेश का तुन्नूर संबंधित है। जो आंध्र प्रदेश है वो तुन्नूर किससे संबंधित है? नत्र पिषाण कालीन संस्कृति से। हल्तूर, फिकलिहेल, संगनकुल्ली, टी नरसित तथा प्यामापल्ली संबंधित है। ये जगह के नाम है। संगनकल्लू जैसा हो गया, टी संतु हो गए, और तथा प्यामपल्ली ये जगह का नाम है, जो कि किसी न किसी साक्ष्य से लेकर किसी न किसी चीज़ से, जैसे अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये नवपाषाण कालीन से संबंधित है। नवपाषाण काल में क्या हुआ करता था, लोग अपडेट होना स्टार्ट कर देते थे, उनके औजार हो गए, उनका खान पीने का तरीका हो गया, उनके रहने का हर एक चीज़ से वो अपडेट हो चुके थे, इस वजह से ये संबंध यहाँ से है। माइक्रोलिथिस औजार संबंधित है। माइक्रोलिथिस औजार क्या है और किससे संबंधित है? ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। जो यहाँ पे औजार बनाए जाते थे हड्डियों पत्थरों से, उसे कहा जाता है माइक्रोलिथिस। राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जैसे राजस्थान का बागौर पूछ लिया, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ पूछ लिया, ये किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है मध्य पाषाण काल से। सबसे कम अवस्था कौन से काल की थी? सबसे कम जो अवस्था थी वो किस काल की थी? वो जो अवस्था थी वो मध्य पाषाण काल की थी, सबसे कम अवस्था। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का
प्रादुर्भाव हुआ, ये क्या है? जो हमेशा में पहले कहने का मतलब झुक के जो चलते थे उन्हें कहा जाता था, जो पिछले टाइम के मानव थे, आदि मानव, उनके टाइम का है। प्रादुर्भाव पूछा है, इसका कहने का मतलब ये है इसका क्या प्रभाव पड़ा था आम जिंदगी पे, औरों की ज़िंदगी पे उच्च पुरापाषाण काल में। ये जो संबंध था ये उच्च पुरापाषाण काल से था। क्वार्टर जाइट पत्थर के स्थान पर जेस्पर चाट आदि के पत्थर प्रयुक्त हुए। ये किस काल में हुए थे? ये पत्थर के नाम याद रखने हैं, ये पूछता है। क्वार्टर जाइट हो गया, जेस्पर हो गया, चार्ट हो गया, आदि के पत्थर किस काल में यूज़ हुआ है? जो ये यूज़ हुआ था हमने अभी बताया था कि जो भी औजार बनने थे मध्यपाषाण और निम्नपाषाण। निम्नपाषाण जब है नहीं, निम्न पुरापाषाण है ये ओनली। अगर ये नहीं होता तब हम इसे सोचते, अगर ये नहीं है तो हमारा आंसर ये होगा मध्य पुरापाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा, कहाँ से सीखा था? अभी हम पीछे बात करके आए हैं कि वो अनाज पका करके खाते थे, हर एक चीज़ किया करते थे, वो कहाँ से था? नवपाषाण काल में इन्होंने आग की खोज कर ली थी। हस्त कुटीर हैंडमैक्स कह सकते हैं इसे, विदारणी और खंडक गोडसा उपकरण प्रयुक्त होता है। ये जो औजार हैं, ये जो औजार है विदारणी, खंडक, इसे खंडक को एक ये भी कहते हैं, गोडास उपकरण प्रयुक्त होता है। किस लिए प्रयुक्त होता था और किस काल में होता था? औजार का काल कौन सा था? अभी आप पीछे पढ़ के आए हो, निम्न पुरापाषाण काल। आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र क्या था? जो आहार संस्कृति था, अभी आहार संस्कृति हम पीछे पढ़ा है, वो किसका वो था? जर्वे का था, जर्वे का था। और दूसरा आहार संस्कृति का जो प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था, दक्षिण पूर्व राजस्थान की बनास घाटी। हम इसे इस तरीके से भी देख सकते थे, जिस घाटी में, जिस ऑप्शन में घाटी या नदी का नाम है हम उसे भी लगा सकते थे, क्योंकि हमेशा संस्कृति वहीं फलती फूलती है जहाँ नदियाँ होती हैं। नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति का क्या नाम था? नर्मदा नदी में जो विकसित हुई थी, मालवा संस्कृति। एरण, नगदा और नवदा टोली का संबंध किससे है? किस संस्कृति से है? मालवा संस्कृति से। भारत में 2 संस्कृतियां एवं साथ पाई गई हैं, वो संस्कृति कौन कौन सी है? मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल, क्योंकि इसका टाइम बहुत छोटा था और ये बड़ा टाइम था, ये बड़े टाइम थे। जैसे ये ख़त्म हुआ वैसे ही ये शुरुआत हो चुकी थी, मध्य में ही नवपाषाण की काल की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि इसका टाइम छोटा था, इसमें समाप्ति का दौर था। लेकिन यहाँ पे जब इस टाइम में लोगों ने आविष्कार करना स्टार्ट कर दिया था, तो इसी वजह से नवपाषाण काल की शुरुआत हो चुकी थी। भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वह क्या है? वह कहाँ है, क्या है? असम का श्वेतभू गिवन यहाँ से पाए जाते थे और ये हुआ करते थे, कहने का मरे हुए लोगों को कहा जाता है श्वेतभू। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीपीय का खंड है? जो हमारा भारत है
वो किसका, दो टुकड़ों में बटा हुआ किसका हिस्सा है? जम्बूद्वीप का। जम्बूद्वीप दो पार्टों में बटा था, तब जाके हमारा भी एक खंड प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार है। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ी निम्नलिखित में से किस में मिली जाती है? अंद्रिपक्कम। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। अब ये जो स्थल हैं इनके ऊपर विचार करने को कह रहा है, तो हमें ये बताना है कौन कौन से सही होंगे, कौन कौन से गलत होंगे। सही सही क्रमानुसार लगाना इन्हें। सी है पहला, ये था कुन्नूर गुफाएं, कुरनूल की जो गुफाएं थी, फिर दमदमा, फिर उसके बाद आया था टेक्कल कोट, फिर चौथा ये था। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे, वो किस चीज़ के बने हुए थे? जो पूर्वी जो लोग थे, मतलब क्या नाम है, जो हड़प्पा की अभी बात चल रही थी, उसके जो लोग रहते थे उन्होंने औजार किस प्रकार का बनाया था, किस मतलब किस मेटल का यूज़ किया हुआ था? क्या हो गया? वही तो हो क्या रहा है गुरु जी ये? हो क्या रहा है? इसकी रैम बढ़ाओ अब। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे, किस चीज़ के बने थे ये औजार? जो हमारे लोग यूज़ किया करते थे, जो पुराने टाइम थे उनके लोग जो यूज़ करते थे, वो औजार किस मेटल के थे? स्फटिक के थे, जो ये मेटल हुआ करता था इसी टाइप के हुआ था, और इन्हीं का औजार इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले का मानव दृश्य प्राणी जो प्राज्ञ मानव होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? होमिनिड के रूप में, पीछे कैंथोप्रेक के रूप में, सिनाग्रेथोपस के रूप में, इयोनेथ्रोपेक के रूप में। इसका आंसर ये है। ताम्र संचय का संबंध है, जो ताम्र संचय है इसका संबंध पूछा है, तो ये संबंध किससे है? गोड़ीवारी मृद भांड से। भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है, जो जीवाश्म है उसका प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? जीवाश्म वो होता है जैसे पत्थरों, नदियों, इन सब में पाए जाते हैं। जब हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तब हम जाके इसका संपूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे वहाँ पे जीवाश्म का। इसका सबसे पहले पाया गया है शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ी जो पहाड़ी है वो एक एसिड पहाड़ी है जहाँ पे ये सब मिलते हैं। ब्लेड से बने औजार प्रमुख विशेषता थे, वो किस काल के थे? जो ये काल था उच्च पुरापाषाण काल से का। जो ब्लेड का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन ये इन्होंने ब्लेड की शुरुआत कर दी थी और ये औजार को ही घिस करके इतना पैना बना देते थे, एक ब्लेड का काम करता था। इसका भी वही था, एक्स अगर लेंथ है तो ब्रॉड जो होगा
2x होगा। कहने का मतलब जितनी लंबाई है उसका 2 गुना चौड़ाई हुआ करती थी इसका। पूर्व पूरा पाषाण काल के कुछ औजार 16 और सिंगी तालाब पाए गए। ये स्थल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? औजार 16 आर, ये 16 आर है, ये औजार के नाम है। और सींगी ये पाए कहाँ गए थे सबसे पहले? महाराष्ट्र में। शल्क निर्मित औजार प्रमुख रूप से पाए गए हैं। कहाँ से पाए गए हैं? शल्क रूप के निर्मित जो औजार हुआ करते थे मध्यपुरा पाषाण काल में। इसका आंसर बताओ। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश इससे था सीधा सीधा, और जो मध्य प्रदेश लाखा जुआर, कर्नाटक कुपाल कुल्लू, मध्य प्रदेश गलत। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो एकदम करेक्ट जो आंसर है वो डी है, क्योंकि उपयुक्त जो मध्य प्रदेश है वो भीमबेटका से ही है संबंधित, क्योंकि इसका स्थान यही है और बाकी के तीनों गलत हैं। भेड़ बकरी आदि को रखे जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? बगौर से। गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किस शताब्दी में? पहली, 17वीं शताब्दी, दूसरी 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी कौन सी वाली में प्राप्त हुए हैं जो कि गंगा के घाटी के बगल में चावल का साक्ष्य? चौथी 17वीं शताब्दी में ईसवी। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कपास जिससे वो कपड़े बनाते थे अपने लिए रहने का, जिससे ठंड से बचने के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो उनको गर्माहट दे शरीर को। मेहरगढ़। गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से गणेश जी का पूजा का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? दोमाबाद से। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। कहाँ भीमबेटका स्थित है? कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। जाहिर सी बात है, जब भीमबेटका की बात कर रहा है तो ये मध्य प्रदेश में हुआ। भीमबेटका का किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो गुफा है वो किस लिए संबंधित है? चित्रकला के लिए। निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंगार हिरण का सींग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? जो हिरण हुआ करता था उसके जो सींग थी, उसकी सींग का जो माला बना करके लोग पहनते थे, उसके छल्लों का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला है? महादाह से। महादाह एक ऐसा स्थल था, यहाँ पे लोगों को बहुत दफनाया भी गया था। और दूसरा ये, वहाँ पे लोगों को खाल वाल निकाल करके अपने लिए वस्त्र भी बनाए जाते थे। और दूसरा अभी आपने जाना कि हिरण के सींग के छल्ले भी बनाकर गले में पहना जाता था। ये एक संस्कृति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस मध्य
पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया है कि वो लोग हड्डियों के, अभी सींगों के भी वो पहनते थे, हिरण के उन्होंने माला पहनी, तो जाहिर सी बात है। अब देखो ये हड्डियों का पूछ रहा है, हड्डियों के आभूषण, हड्डियों की चीज़ें की बनी हुई थी, ये कहाँ पर है, कहाँ पर पाई गई है? बागौर में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। सराय नहर राय और महादहा संबंधित है, किस चीज से संबंधित है ये? नवपाषाण, मध्यकालीन, मध्यपाषाण, और यहाँ पे इनकी नदियाँ भी लिखी हुई हैं कि किन से संबंधित है। ये जो है सराय नहर, ये गंगा घाटी के मध्यपाषाणी संस्कृति से है, संबंधित है। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? शिलाश्रय चित्र वो होते हैं जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा बनाने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे भीमबेटका में भी बहुत सारी चित्रकारी के हमें प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? कहना है मतलब जो मुर्दे हो जाते थे उनको, उनका प्रमाण कहाँ से मिला है? लेखनीय शिलाश्रय से, स्रोत से। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? ये किस काल में कहा गया कि पहली बार इन्होंने दफनाना और क्या नाम है कि इनको जो इनका अंतिम संस्कार होता है उससे परिचित हुए थे, जाने थे किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से किया जाता है, इन सब की चीज़ें। तो इसका मध्यपाषाण काल में इन्होंने दफनाना हर एक चीज़ सीख लिया था, उसके साथ साथ औजार, आभूषण, हड्डी की चीज़ें भी जो उनके उपकरण हुआ करते थे उसे भी दफनाते थे। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? जो पाषाण काल के लोग थे, वहाँ पे हमने जानवर की बात हुई थी, वहाँ पे जानवर था। अब यहाँ पे पूछ रहा पाषाणकालीन, पाषाणकालीन हो या पहला जानवर हो, हमेशा आंसर कुत्ता ही होगा, क्योंकि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू बनाया गया, क्योंकि वो जहाँ गर्तवास था उनका, जो जहाँ सोते थे वहाँ पे लोगों का डर था। कहने का मतलब ये डर था कि कोई शेर, हाथी, दिहाड़ ये सब ना आ जाए, तो कुत्ता इसलिए पालतू बनाया गया, क्योंकि सबसे पहले कुत्ता किसी भी चीज़ को आहट से पहचानता है और भौंकना स्टार्ट कर देता है, और इसी वजह से वो जग जाते थे, वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें, इसलिए कुत्ते को सबसे पहले बनाया गया। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण कहाँ से किसे के मिलना शुरू हो जाते हैं? किसके मिलना शुरू हो जाते हैं? मध्यपाषाण काल से। मध्यपाषाण काल में लोगों ने दफनाना सीखा, दफनाने के साथ साथ जब लोग मरने स्टार्ट हो गए, जब इनका पूर्व वैज्ञानिक को आए तो उन्होंने खनन किया, तो मध्यपाषाण कालीन से इनको कंकाल मिलना आरंभ हो चुके, क्योंकि ये बात थी कि उनको ये पता चल चुका था कि मध्यपाषाण काल के लोगों ने दफनाने की परंपरा और जैसे हम कहते हैं अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उन सब चीज़ों की क्रिया उन्होंने सीख चुके थे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषता थी। अब इसमें से बताना है कि मतलब कैसे क्या था, सीक्वेंस वाइज कौन कौन सा थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये जो कूट दिया गया है इसी के अनुसार हमें आंसर देना है। जिंदगी जीने के लिए खेती बाड़ी जरूरी है। पशुपालन तो उन्होंने सीख लिया था, कुत्ता पाला था पहली बार में। स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, क्योंकि बात चली नवपाषाण कालीन की। नवपाषाण कालीन में इन्होंने ये जान लिया था कि हर एक चीज़ डेवलप हो चुकी है, रहने की व्यवस्थित एक सामाजिक रूप से इन्होंने सुव्यवस्थित ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दिया था नवपाषाण कालीन में।
लेखन कला का विकास, जो कि अभी भीमबेटका की गुफा में हमें मिल चुका है। तो इसलिए आंसर ये सारे होंगे। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बना? ये कहने का मतलब यह है, पहले ये खाद को इकट्ठा करते थे, और अब ये कौन सा काल था जब ये उगाने लग गए थे उसी चीज़ को। जब कोई चीज़ हम इकट्ठा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को धीरे धीरे इकट्ठा करते करते हमारे अंदर इतनी चीज़ें विकसित हो जाती हैं कि हम कैसे उगाएं। अगर कहीं ना कहीं कोई उनकी चीज़ें, जैसे अनाज उन्होंने इकट्ठा किया होगा, कहीं ज़मीन पर रह गया होगा, अगर वो उगा, उसी को देख करके उन्होंने आगे भी सीखा कि इसे हम उगा भी सकते हैं। नवपाषाण काल में संपूर्ण रूप से इन्होंने सुव्यवस्थित ज़िंदगी जीने का आरंभ कर दिया था, और इनको सामाजिक रूप से हर एक चीज़ मिलना आरंभ हो गई थी। हथियार हो गए, जैसे पशुपालन हो गया, खेती हो गई, हर एक चीज़ इन्होंने स्टार्ट कर चुके थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़ से। अभी हमने पढ़ा मेहरगढ़ में सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य काय का मिला है? कृषि का मिला है। इसने ये नहीं पूछा कौन से अनाज का मिला है, यहाँ पे चावल का मिला है। वैसे ऐतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? मेहरगढ़ स्थान कहाँ पर है? बोलन नदी के किनारे पर। क्योंकि देखो ये एक ऐसा स्थल है जो नदी के किनारे है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कृषि हुआ होती होगी। हर एक चीज़, कोई भी जगह होती है वो हमेशा देखोगे हड़प्पा कालीन के लोगों भी हमेशा नदियों के बीच ही बसते थे, और उनका उजड़ने का राज भी यही था कि नदियों में बाढ़ आना, भूकंप आना, इस वजह से उनकी अस्तित्व भी मिटाए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? जौ की, ऐसा कौन सा स्थल था जहाँ पे जौ की हमें मिला है, जौ जिससे गेहूं बना? रंगपुर से। निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजाति के प्राचीनतम साक्ष्य मिला? सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है? जंगली भी थी और क्या नाम है, बोई जाने वाली भी थी। दोनों प्रकार की प्रजाति, जो चावल की पूछ रहा है, इसका कहने का मतलब ये है सब बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान जो होता है वो चावल की खेती का होता है। ये कहाँ से हमें मिला है? आहड़ से मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त है? जो आहड़ था वो कहाँ था? अब बात सीधा सीधा क्वेश्चन ये है इसका, उत्तर प्रदेश में कोल्डीवाड़ा, वहाँ से मिला है धान की खेती भी। खानाबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल में जाहिर सी बात है वो अपडेट हो चुके थे हर एक चीज़ को लेकर के, लेकिन इन्होंने बस इसमें तो अपडेट हो गए थे नवपाषाण काल में प्रॉपर तरीके से, इन्हें समझ चुके थे। बसना जो स्टार्ट किया था वो मध्यपाषाण काल से किया था। मध्यपाषाण काल में लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया, गृह गुफाएं बनाना स्टार्ट कर दी। जब इस तक आने लग गए तब ये पूरी तरीके से अपडेट हो चुके थे। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? अवशेष यानी मतलब इंसान की कोई ना कोई चिन्ह हो या कुछ चीज़ें हो। आदमगढ़।
इसमें क्वेश्चन पूछा और कुछ था। खानाबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया था? कभी भी वो इन तीनों में नहीं थे, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि वो स्थायी रूप तो थे ही नहीं, क्योंकि वो अखैटक थे, अपनी खाद्य सामग्री के लिए यहाँ से वहाँ जाया करते थे। इसका आंसर ये होगा, ना कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि वो कभी स्थायी हो ही नहीं सके, क्योंकि वो अनाज के लिए कभी किसी चीज़ के लिए इधर से उधर जाया करते थे। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? जो गर्तवास था उनके रहने की जो जगह थी वो कहाँ से मिला है? बायोजेली हेडिंग से, बायोजेली हेडिंग से। निम्नलिखित में किस स्थल से गर्त निवास का पूरा तात्विक साक्ष्य मिलता है? राखीगढ़, गुफा कर्रल, मेहरगढ़, बालाकोट। कहाँ से मिलता है ये? मेहरगढ़ से। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, अब जल्दी बताइए इसका आंसर। नवपाषाण कालीन ग्रत निवास के अवशेष कहाँ से मिले थे? ग्रतवास रहने की जगह जो थी इनकी कहाँ से मिले थे? नवपाषाण काल की बात चल रही है, नवपाषाण काल में। गुफा कर्रल और कुचाई से मिले थे, यहाँ से मिला था इनको। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कोचिंग सेंटर है, ठीक है, हमसे कांटेक्ट कीजिए। दूसरा ये, आपको कैसी क्लास लगी आप ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए।